हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है मानव विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा। आपका जो है पूरा मानव विकास में जो है क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और किन चीज़ों पे जो है हमेशा बात की जाती है जब मानव विकास की बात आती है। तो इसके ऊपर ही, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे दे रखा है। आपकी MPS 03 का यूनिट 19 है ये, और इसमें जो है आपकी सभी चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी इस चैप्टर से रिलेटिव और जिस पे क्वेश्चन बनेंगे, तो उन सभी चीज़ों को मैंने इस लेक्चर वीडियो में जो है शामिल किया है। आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से तो आप जो है ईज़िली उसका आंसर कर देंगे। यहाँ पे मैंने आपको जो है चैप्टर समझाने के लिए आपको पॉइंट्स में और थोड़े नोट्स बना के जो है चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, पर आप जो है हमसे इसके फुल नोट्स भी ले सकते हैं। आपको जो है आप हमारे जो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है इस पर DM करके जो है इसके नोट्स ले सकते हैं, जिसमें आपके जो है पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन होगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि एक ही मतलब वीडियो में कवर नहीं कर सकते, या फिर आपको जो है हर क्वेश्चन जो आना चाहिए आपके एग्ज़ाम में उसके आंसर कैसे लिखने हैं, ये सब आपको जो है नोट्स में प्रोवाइड होगा, तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं। तो आपका यूनिट 19 है मानव विकास, इसको पढ़ेंगे पहले आज हम। ये आपका चैप्टर नेम है मानव विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा। तो मानव विकास जो होता है इसके अधिगम ये हमेशा पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये, और इसके अधिगम के द्वारा ही हम जो है मानव विकास की परिभाषा आज जानेंगे। पहले मानव विकास की परिभाषा भी मैं आपको बताऊंगी, पर एक अधिगम अगर हम इसके जान लेते हैं, मतलब इसके जो विचारक थे जिन्होंने भी जो है मानव विकास के अधिगम की जो राय दी है उसके ज़रिए ही हम जो है मानव विकास को जान सकते हैं। तो सबसे पहला है आय या फिर सकल घरेलू उत्पाद अधिगम। आय क्या है? आय किसी व्यक्ति की या समाज की आय की बात यहाँ पे हो रही है। तो किसी व्यक्ति अथवा समाज का समृद्ध होना अधिकतर उसकी आय पर निर्भर करता है। ये किसी समय मानव विकास को मापने के लिए व्यापक रूप से प्रस्तुत अधिगम था। जो मानव आय होती है यानी समाज की आय है या व्यक्ति की आय है, हम उस पर वो अगर किसी भी व्यक्ति की कुछ आय है तो हम उस पर डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति जो है कितना समृद्ध है, यानी कि वो हमारे पास जितनी हमारी तनख्वाह होगी, जितने हमारा जो है हमारे पास पैसे होंगे, हम उतने ही अपनी चीज़ें जो है पा सकेंगे। अपनी जो भी चीज़ें हम चाहते हैं, हमारे दैनिक आवश्यकताओं की या फिर हम जो भी करना चाहते हैं, उन चीज़ों को हम जो है उतना ही फिर जल्दी कर पाएंगे अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे होंगे। तो इसीलिए किसी भी व्यक्ति का समृद्ध होना या फिर किसी भी समाज का समृद्ध होना किस पर डिपेंड करता है? आय पर। तो आय जो है एक व्यक्ति के मानव विकास के लिए ज़रूरी मानी जाती है, और ये किसी समय मानव विकास को मापने के लिए, यानी कि जो जैसे कि आय है तो किसी समाज की क्या आय है, इससे पहले मापा जाता था कि उस समाज में मानव विकास कैसे हो रहा है। और ये सब जो है हमें प्रति व्यक्ति आय या सकल घरेलू उत्पाद किसी का कितना है, इसके आधार पर जो है हम वहाँ के मानव विकास को जानते थे। तो ये एक प्रयुक्त अधिगम था, पर बाद में जो है कुछ आलोचकों द्वारा इसकी आलोचना की गई। वो क्या आलोचना थी? जैसे दारूबाज, बीमार व्यक्ति और लंबे समय से युद्ध और गृह युद्धों से ग्रस्त देश की उच्च योग की समृद्धि के बेहतर स्तर को प्रदर्शित नहीं कर सकती। जो जैसे किसी देश में युद्ध चला रहा है बहुत टाइम से, तो उस देश में जो है ज़्यादा तरक्की नहीं हुई है। सारा पैसा, जो सारी आय है देश की, जितनी भी कमाई है, वो ज़्यादातर किस पे खर्च हुई है? युद्ध पर। तो वहाँ पे जो है उस देश की समृद्धि हम यहाँ पे नहीं जो है पहचान सकते, क्योंकि उसने ज़्यादातर खर्चा यहाँ पे अपने युद्धों पे किया है। इसके अलावा आय किसी देश अथवा व्यक्ति के आय भविष्य में क्षमताओं और उन्नति की संभावनाओं को निर्धारण करने में अक्षम होती है। यानी कि हम किसी आय से किसी व्यक्ति का भविष्य या उन्नति जो है डिसाइड नहीं कर सकते। वो किस वजह से? क्योंकि यदि किसी देश ने अपनी शिक्षा और निपुणता के ऊपर निवेश किया है, व्यय का निम्न स्तर सूचित करेंगे, परंतु भविष्य में उन देशों की तुलना में अधिक सक्षम होंगे। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने या फिर किसी समाज ने जो है अपनी शिक्षा पर, अपने देश में कितनी शिक्षा हमें देनी जानी चाहिए, उस पर अपना खर्चा कर दिया सारा, तो उस व्यक्ति की भले ही आय कम होगी, पर उसने जो खर्चा किया है, आज जो निवेश किया है उसने शिक्षा पर, कल को वही लोग पढ़ेंगे लिखेंगे उस देश के, और जो है उससे भी ज़्यादा कमाई वो कर पाएंगे। जिस देश ने अपनी आय बढ़ाई है और जिस देश ने अपनी जो आय खर्च करी है शिक्षा पर, वो देश अब जो है ज़्यादा समृद्ध यहाँ पे कहलाएंगे।
हालांकि हम यहाँ पे कहेंगे कि इस देश के पास आय कम है, यानी इस देश ने के पास जो है पैसा कम है, क्योंकि इसने जो है अपना शिक्षा पर खर्च कर दिया है और निपुणता पर, यानी कि जो भी जो है एक अच्छे कार्य जो समाज को बनाने के लिए किए जाते हैं, शिक्षा और भी तरह के जो कार्य किए जाते हैं, कोई सुविधाओं पर, स्वास्थ्य सुविधाओं पर अगर कोई देश खर्चा कर देता है तो इससे क्या होता है, उस देश की आय कम कहलाएगी। अगर हम जो है और दूसरा देश जो होगा उसकी आय ज़्यादा कहलाएगी। पर अगर हम भविष्य की बात करें तो जिस देश ने शिक्षा पर अधिक खर्च किया है और निपुणता पर अधिक खर्च किया है देश की, तो भविष्य में वो देश ज़्यादा बेहतर होगा उस देश से। तो इसीलिए तुलना में अधिक सक्षम होंगे जो वर्तमान में आय के उच्च स्तर में आते हैं परंतु इस प्रकार के निवेश कम करते हैं। तो यहाँ पे आय के उच्च स्तर में जो लोग आते हैं और इस तरह के निवेशों में कम करते हैं, वो लोग जो है अधिक आय वाले कहलाएंगे। पर भविष्य में जो है जिन्होंने अपनी शिक्षा और निपुणता पर खर्च किया है, वही लोग जो है अपने आगे भविष्य में उन लोगों के पास ज़्यादा आय होगी यहाँ पे। तो आय को जो है यहाँ पे आलोचकों ने बताया है कि आय जो है किसी व्यक्ति का या समाज का समृद्ध होना नहीं डिसाइड कर सकता है। तो इसलिए आय को जो है हम इस तरह से नहीं देख सकते कि किसी देश में इतनी आय है तो यानी इतना जो है उसका खर्च है, तो इस तरह से वो देश जो है ज़्यादा शक्तिशाली होगा या वहाँ पे मानव विकास ज़्यादा हो रहा है, इस तरह हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा मानव पूंजी निर्माण को एक अधिगम माना जाता है मानव विकास का। पूंजी निर्माण यानी कि किसी देश में जो है क्या वस्तुएं, क्या संसाधनों का निर्माण हो रहा है। मानव पूंजी निर्माण को मानव संसाधन विकास अधिकारी के रूप में जाना जाता है। ये मानव को अंतिम लक्ष्य की वजह साधन के रूप में देखता है। मानव विकास को यहाँ पे मानव पूंजी निर्माण को जो है एक मानव संसाधन विकास के रूप में यहाँ पे देखा जाता है, यानी कि मानव जो है कितनी चीज़ों की आपूर्ति कर पा रहा है, कितनी चीज़ें जो है वो अपने लिए बना पा रहा है, उसको हम यहाँ पे देखते हैं कि मानव विकास उसका कितना हो रहा है। ये सिद्धांत आपूर्ति पर विचार करता है। आपूर्ति पर यानी कि उस देश ने जो है कितना कमाया है या फिर कितने संसाधन बनाए हैं। आपूर्ति कितने संसाधनों की यहाँ पे पूर्ति उस व्यक्ति ने कर ली है या फिर उस समाज ने कर ली है। और मानव को महंगी उपयोगी वस्तुओं के प्रजनन के विस्तार में एक उपकरण के तौर पर लेता है, यानी कि मानव ने एक महंगी वस्तुएं कितनी जो है प्रोडक्शन उसका कर लिया है, कितनी चीज़ें बना ली है अपनी ज़रूरत की, इस पे मानव पूंजी निर्माण जो है देखा जाता है। पर क्या जो महंगी वस्तुएं किसी व्यक्ति द्वारा अगर निर्माण हो रहा है तो ये क्या उसका मानव विकास है? यहाँ पे ये प्रश्न उठता है और आलोचकों ने इसके बारे में बताया है। मानव योग्यता ही ऐसी उत्पादन करती है जो जानवरों की बस्ती में उन्हें अन्य प्रजातियों से अलग करता है। मानव ने उपयोगी वस्तु का उत्पादन करने के अलावा अपना निजी इतिहास भी रचा है। यहाँ पे मानव पूंजी निर्माण अधिगम जो है ये मानव ने कितनी पूंजी या फिर कितना संसाधन अपने पास बना लिए हैं उस पर जोर देता है और उससे हम देखते हैं कि मानव विकास कितना हुआ है। पर जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि जो है मानव संसाधन नहीं बल्कि वो मानव योग्यता पर जोर देते हैं, यानी कि मानव की अगर क्या योग्यता है, कितनी शिक्षा है उसकी और कितना जो है वो निपुण है। अगर हम ये देखें तो यही चीज़ जो होती है ये एक जानवरों की बस्ती में उन्हें अन्य प्रजातियों से अलग करती है। यानी कि अगर एक मानव जो है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसके पास ज़्यादा योग्यताएं हैं, तभी तो वो एक जो है प्रजातियों से अलग है। अगर मतलब व्यक्ति जो है अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो भी एक जानवर की तरह ही कहलाएगा। तो यहाँ पे जो है जो योग्यता होती है व्यक्ति की वही उसे अलग प्रजाति बनाती है एक। और मानव ने उपयोगी वस्तु का उत्पादन करने के अलावा अपना निजी इतिहास भी रचा है। तो हमें यहाँ पे जो है मानव का निजी इतिहास देखना चाहिए, यानी कि उसने अपनी किन योग्यताओं पर, किन स्किल्स पर काम किया है, ना कि उसने किन किन वस्तुओं का उत्पादन किया है, किन महंगी चीज़ों का जो है वो खरीद सकता है। मानव कल्याण अधिगम माना जाता है। मानव कल्याण अधिगम यानी कि व्यक्ति के कल्याण में जो है कितनी चीज़ें उस राज्य में हुई हैं, इस पर ये जो है अधिगम डिपेंड करता है। मानव कल्याण अधिगम को राज्य के विकास से लोकप्रियता मिली है जो मानव के वित्त अधिकारी के रूप में मानव पर केंद्रित है। तो यहाँ पे उस राज्य का विकास कितना हो रहा है ये उस पर डिपेंड करता है। मानव कल्याण अधिगम क्या है?
ये जो है राज्य के विकास में इसको लोकप्रियता मिली है, यानी कि किसी राज्य का कितना विकास हो रहा है ये हम उसके कल्याण के अनुसार देख सकते हैं। यानी कि उस देश में राज्य ने कितने कार्य मानव के लिए किए हैं, यानी कि कितनी स्वास्थ्य सुविधाएं बनाई हैं, या कितने रोज़गार जो है कितने व्यक्ति वहाँ पे कर रहे हैं। ये सब जो है मानव के कल्याण के लिए किया जाता है राज्य द्वारा, कि अगर उसके जितने भी मानव हैं उसके देश में उन सबको वो रोज़गार प्रदान करे, स्वास्थ्य सुविधाएं दें और शिक्षा प्रदान करें। तो जो मानव कल्याण अधिगम होता है इसको हम जो है राज्य के विकास के रूप में देखते हैं। पर यहाँ पे क्या राज्य जो है ये सब चीज़ें उसे मुहैया करवा पाता है? और अगर जो है मतलब इन चीज़ों को पूरी तरह अगर वो मुहैया नहीं कर पाता, लोगों को नहीं दे पाता, तो क्या उस देश का विकास संभव है? तो इसीलिए आलोचकों ने ये बताया है, अधिकांश जो लोग हितकारी उपाय प्रतीत होते हैं वह विश्व प्रधान ने नियंत्रण के नितांत आवश्यक घटक और शासकीय पहलू हैं। यानी कि जो लोग हितकारी कार्य करते हैं, राज्य है जैसे, ये ज़्यादातर शासन करते हैं और ये लोक हितकारी कार्य यहाँ पे कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मानव विकास अधिगम की यानी मानव कल्याण के रूप में उसको देखने की भी आलोचना यहाँ पे की गई है। और लास्ट है मौलिक न्यूनतम आवश्यकता अधिगम। इससे भी हम देख सकते हैं, ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मौलिक न्यूनतम आवश्यकता अधिगम, कि किसी समाज में कितना विकास हुआ है या कितने मानव जो हैं अपना विकास कर पाए हैं। न्यूनतम आवश्यकता यानी कि व्यक्ति की रोज़ की जो आवश्यकता होती है वो उसको कितना पूरा कर पाया है। ये व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर जोर देता है। यानी कि मौलिक आवश्यकता जो एक व्यक्ति के स्वस्थ रहने के लिए या फिर एक व्यक्ति को जीने के लिए ज़रूरी होती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 6 मौलिक आवश्यकताओं की पहचान की है, जिनके नाम हैं, यानी कि ये 6 मौलिक आवश्यकताएं जो होती हैं ये एक व्यक्ति के विकास के लिए ज़रूरी होती है या फिर एक व्यक्ति के जीवन जीने के लिए ज़रूरी होती है। तो अगर ये 6 सुविधाएं जो अगर हो रही है किसी समाज में, तभी हम जो है उस वहाँ का मानव विकास देख सकते हैं। जैसे कि स्वास्थ्य, अगर उस समाज में स्वास्थ्य की सुविधाएं पूरी हैं तो मतलब वहाँ का मानव विकास है। शिक्षा, भोजन, जल आपूर्ति और स्वच्छता और गृह निर्माण, ये आधारभूत रूप से उन वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा पर केंद्रित रहता है जिनकी अभावग्रस्त जन समुदाय को आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो है जन समुदाय को उसकी आवश्यकता होती है और ये किसी समाज में मानव विकास को दर्शाता है। तो ये आपके जो है अधिगम इसे कहा जाता है। यानी आपसे जो है इसके बारे में पूछा भी जाएगा, मानव विकास अधिगम क्या हमें बताते हैं कि उस समाज में किस तरह का विकास हो रहा है या फिर विकास हो भी रहा है कि नहीं, या फिर जो है उस समाज में मानव विकास कितना है, इसके आधार पर हम कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति की सकल घरेलू उत्पाद कितनी है, जीडीपी कितनी है, या फिर जो है आय उस समाज की कितनी है, इसके आधार पर जो है हम कंपेयर करते हैं कि किस देश में कितना मानव विकास हो रहा है। और पूंजी निर्माण, यानी कि किस देश में जो है व्यक्ति अधिक पूंजी संसाधनों का निर्माण कर पा रहा है, पूंजियों का निर्माण कर पा रहा है, उस आधार पर हम देखते हैं। और किसी समाज में किसी व्यक्ति का राज्य द्वारा कितना कल्याण किया जा रहा है, कितने कल्याणपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं, इसके आधार पर हम देखते हैं। और किसी समाज में न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी कैसे हो रही हैं, कितनी हो रही हैं, इसके आधार पर हम देखते हैं। तो ये सब जो है मानव विकास के अधिगम माने जाते हैं। अगर ये चीज़ें किसी समाज में दे रखी हैं राज्य ने, तो उस समाज में मतलब कि मानव विकास हो रहा है। मानव विकास की परिभाषा पढ़ लेते हैं। अगर आपसे ये परिभाषा अलग से पूछी जाती है तो आप परिभाषा लिख सकते हैं। मानव विकास अधिगम से ही आपको समझ में आ गया होगा मानव विकास क्या है। मानव विकास का जनता की रुचियों को बढ़ाना है। यानी कि जो है मानव विकास क्या करता है, जनता क्या चाहती है उसको देखता है पहले। तो यहाँ पर जनता की रुचियों को बढ़ाता है। इसमें स्वास्थ्य और लंबा जीवन, शिक्षा ग्रहण करना तथा शानदार ज़िंदगी जीने के लिए आवश्यक संसाधनों तक पहुँच होना है। मानव विकास के लिए क्या ज़रूरी है, लंबा जीवन, शिक्षा ग्रहण करना तथा शानदार ज़िंदगी जीने के लिए आवश्यक संसाधनों तक पहुँच होना। किसी समाज में हम मानव विकास कब कर सकते हैं, जब वहाँ पे हम शिक्षा पूरी दें और जो है व्यक्ति के जो है उसके जीवन जीने के लिए हम उसके आवश्यक संसाधनों को पूरा करें समय समय पर, तो वहाँ के मानव विकास को जो है हम परिभाषित कर सकते हैं इस तरह। और इसी तरह जो है मानव विकास को जो है उस समाज में दे सकते हैं। वह अतिरिक्त रुचियों में राजनीतिक स्वतंत्रता, मानव अधिकार और व्यक्तिगत आत्मसम्मान शामिल है। इसके अलावा मतलब
एक मानव विकास में ये चीज़ें तो शामिल होती हैं कि उस व्यक्ति को जो है हमें आवश्यक संसाधन देने हैं उसके जीवन जीने के लिए, और इसके अलावा राजनीतिक स्वतंत्रता और जो है मानव अधिकार उसको देंगे, और व्यक्तिगत आत्मसम्मान उस व्यक्ति को अगर दिया जा रहा है तो ये जो है मानव विकास कहलाएगा। क्योंकि मान लीजिए किसी समाज में मानव को जो है राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं दे रखी, यानी कि मान लीजिए हमें वोट डालने का अधिकार ही ना हो, तो हम जो है अपनी सरकार कैसे चुनेंगे, और हम अपनी पसंद की सरकार नहीं चुनेंगे तो कोई भी सरकार आ जाएगी अपनी मर्ज़ी से और कैसा भी हमारा देश चलाएगी, तो इससे जो है हमारा मानव विकास नहीं हो पाएगा हमारे समाज में। इसलिए राजनीतिक स्वतंत्रता और मानव के अधिकार और व्यक्तिगत आत्मसम्मान हमें देना ज़रूरी होता है मानव विकास के लिए मानव स्वतंत्रता एक सजीव घटक माना जाता है कि मानव को जो है स्वतंत्रता दी जाए, पूरा उसको स्वतंत्र कर दिया जाए अपने विचारों से, क्योंकि अगर वो स्वतंत्र होगा तभी जो है वो अपना अच्छा बुरा सोच सकेगा, उसे क्या करना है वो सोच सकेगा। तो मानव विकास के लिए हमें सबसे पहले मानव स्वतंत्रता देनी होगी। विकास का लक्ष्य होना चाहिए जनता के लिए लाभकारी पर्यावरण, जिससे वे अपनी क्षमताओं को पूरी तरह विकास कर सके। यहाँ पे जो है हमें व्यक्ति को एक लाभकारी जो है पर्यावरण देना चाहिए। लाभकारी पर्यावरण यानी कि एक ऐसा जो है इन्वॉल्वमेंट हमें बनाना चाहिए कि मानव जो है अपना विकास कर सके और जो है अपनी जो भी उसकी क्षमताएं हैं उसको वो खुले रूप से जो है इस्तेमाल करके अपना जीवन जी सके और विकास कर सके। तो ये है मानव विकास, हम इस तरह से कर सकते हैं। अब भारत में मानव विकास के लिए क्या चीज़ें अपनाई गई है, और इसी टॉपिक में जो है मैंने आपको जो है इसके सूचकांक भी शामिल कर दिए हैं। सूचकांक का अलग से अगर आपको टॉपिक चाहिए तो आप वो हमसे नोट्स ले सकते हैं। सूचकांक यानी कि उस देश में जो है हम कैसे पहचान सकते हैं कि उस देश में मानव विकास कैसे हो रहा है, या फिर क्या क्या चीज़ें जो है हमें जाननी चाहिए पहले। तो हमारे देश में अनेक ऐसी एजेंसियां हैं, भारत की यहाँ पे बात हो रही है, मतलब कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जो कि जो है मानव विकास को जानने के लिए, किसी देश का जो है ह्यूमन डेवलपमेंट जानने के लिए ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं जिससे कि हम जो है हर साल इसका पता कर सकते हैं। तो हमारे देश में ऐसी अनेक एजेंसियां जो काफ़ी लंबे समय से हमारे अर्थव्यवस्था, राजतंत्र, पर्यावरण और संसाधनों आदि के विभिन्न पहलुओं पर सूचना और आंकड़े एकत्रित करती है। जैसे कि जनसंख्या जनगणना के आधार पर हम जानते हैं कि किस समाज में जो है कितने व्यक्ति हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, अगर हम ये जानेंगे, मतलब ये एक एजेंसी है जो कि किसी समाज में कितना स्वास्थ्य हो रहा है, यानी कितने लोग स्वस्थ हैं, कितने लोग जो है अस्वस्थ हैं, ये जानती है। और नमूना पंजीकरण तंत्र, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण आदि मशहूर ये एजेंसियां हैं जो समाज में पता लगाती हैं कि मानव विकास किस तरह से हो रहा है या फिर उस समाज का विकास कैसे हो रहा है। तो जनसंख्या के आधार पर, उस समाज के जो है स्वास्थ्य के आधार पर नमूना पंजीकरण करके और जो है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण करके, यानी उस राष्ट्र में जो है कितनी चीज़ें दी जा रही है आदि मशहूर ये एजेंसियां हैं जो पता लगाती हैं, आंकड़े एकत्रित करती हैं ये, और उन आंकड़ों के आधार पर फिर जो है हर साल तय किया जाता है कि कितना जो है हमने विकास किया है। तो ये जो एजेंसियां हैं ये कई और देशों में भी जो है इसको अपनाया है। तो विभिन्न देशों ने भारत और राज्य विशेष के सूचकांकों को शामिल करने की कोशिश की है। ये जो है भारत के सूचकांक है, इससे हम जो है सूचना एकत्रित करते हैं, यानी हमारे देश में विकास कितना हुआ। तो सूचकांक क्या है, जो कि हम किसी देश में कितना विकास हुआ है या फिर कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिसके आधार पर हम सूचना एकत्रित करके जो है भारत का मानव विकास जान सकते हैं। तो महाराष्ट्र में और भी कई देश हैं जिन्होंने जो है अपने जो मानव विकास होते हैं या फिर सूचकांक होते हैं इनको शामिल किया है। तो यहाँ पे हम महाराष्ट्र राज्य के जो है सूचकांक से हम देखेंगे ताकि हमें पता चल सके ये सूचकांक क्या होता है, और ये जो है भारत के उससे ही शामिल किया है। महाराष्ट्र में भी भारत का जो सूचकांक था काफ़ी लोकप्रिय हुआ, इस वजह से अलग अलग देशों ने भी इसको अपने में शामिल किया था। शिशु मृत्यु और बाल मृत्यु दर, ये तो हर देश में मतलब देखी जाती है कि किसी देश में कितने व्यक्ति जन्म ले रहे हैं और कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, इससे हम जो है वहाँ का विकास देखते हैं। साक्षरता दर, विद्यालय जाने का औसत वर्ष और उसे छोड़ने की दर, यानी कि किसी समाज में किसी व्यक्ति ने कितनी जो है साक्षरता ली है, कितना ज्ञान लिया है, या फिर कितने लोग विद्यालय जा रहे हैं और कितने लोग छोड़ रहे हैं।
और 1991 से 2001 के लिए साक्षरता की उपलब्धि और सुधार सूचकांक। तो 1991 से लेकर 2001 तक अभी तक कितने लोग जो है शिक्षित हुए हैं और कितने सुधार हुए हैं, इसके आधार पर हम जानते हैं। ग्रामीण सुविधाओं का जो है जिलेवार वर्गीकरण, ग्रामीण सुविधाएं हम जो है जिलेवार इसका वर्गीकरण, यानी कि गांव होते हैं उनमें अलग अलग जो सुविधाओं के लिए लोग हमने दे रखे हैं वो कितनी सुविधाएं कर पा रहे हैं। कच्चा, आधा पक्का और सुविधाजनक घरों की जनगणना का प्रतिशत वितरण, यानी कि किसी देश में कितने कच्चे घर हैं, कितने पक्के और सुविधाजनक हैं, इसके आधार पे जो है हम एक समाज का कल्याण देख पाते हैं और इसी के आधार पे जो है हम ये भी देख पाते हैं कि मानव विकास कितना हो रहा है। तो ये सब जो है सूचकांक कहलाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको महाराष्ट्र के सूचकांकों के बारे में बताया है, पर ये भारत के उसमें भी शामिल है और भारत से ही कई देशों ने इसे अपनाया है। तो इस तरह से ये होते हैं सूचकांक। और भारत में मानव विकास आपसे पूछा जाता है तो इसमें जो है जनगणना, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण और नमूना पंजीकरण जो एजेंसियां हैं ये सारे सूचनाओं को एकत्रित करती है। और विभिन्न देश भी जो है इस तरह की एजेंसियां होती है विभिन्न देशों में भी जो ये सूचकांक एकत्रित करती है। और कौन कौन से ये सूचकांक होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ तक अगर आपको हमारा चैप्टर समझ में आया हो, आपको पसंद आई हो वीडियो, तो आप लाइक करें वीडियो को और आप हमें कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको कुछ और भी चीज़ें इसमें ऐड करवानी है या फिर आपको कोई नेक्स्ट टॉपिक चाहिए, उसके लिए भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और इसके अगर आपको फुल नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर डीएम कर सकते हैं, जिसमें सभी चीज़ें जो है मैंने आपको ब्रीफ में बता रखी है और हर क्वेश्चन जो आएगा उसके क्या आंसर हो सकते हैं, क्या आंसर मतलब कितने वर्ड्स में आप आंसर दे सकते हैं हर क्वेश्चन के नंबर के अकॉर्डिंग। तो ये सब चीज़ें भी आप हमसे ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं जिस तरह से, जैसे कि जून में या फिर जो है साल में आपके जो है 2 बार एग्ज़ाम होते हैं इग्नू के। तो कोई भी स्टूडेंट हो एमए का हमसे ऑनलाइन क्लासेस ले सकता है। ऑनलाइन क्लासेस आपको दी जाएंगी, आपके सारे चैप्टर्स कवर किए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ये ऑनलाइन क्लासेस। आप ये भी हमसे ले सकते हैं और इसकी और जानकारी के लिए आप जो है हमें व्हाट्सएप